नमस्कार, मैं सौरभ सहायक अध्यापक एलटी गणित राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों ब्लॉक लमगड़ा जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, या किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण और उसकी पूर्ण गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे। सॉलिड स्फीयर को हम लोग किस तरह से बना मान सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप कई सारी छोटी छोटी बॉल्स, जिसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर, एक के ऊपर एक हॉलो स्फीयर की, जैसे मैंने समझाया आपको, ये एक हॉलो स्फीयर है का एक पार्ट मैंने कट करके रखा आधा वाला, इसके ऊपर मैंने दूसरी बॉल रख दी। इसी क्रम में अगर मैं एक के ऊपर एक रखते जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा पूरा सॉलिड हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कई सारे खाली हॉलो स्फीयर में एक के अंदर एक कंसेंट्रिक रूप से रखते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं कि सॉलिड स्फीयर को कई सारी हॉलो स्फीयर, या जिसको हम स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर से बना हुआ मान सकते हैं। तो मान लिया कि एक हमने ये हॉलो स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस है x और इसकी मोटाई होगी dx, और जो हमारा मेन स्फीयर है उसकी रेडियस r मान ली, इसका मास m और डेंसिटी सी रो। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, या रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई r क्यूब। अब सबसे पहला काम तो ये करते हैं, हम क्या करेंगे अब कि एक हॉलो स्फीयर का इसके डायमीटर के अलोंग mi निकाल लेंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा, पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का उसके डायमीटर के अलोंग या अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज जो ये पार्ट है इसका मास हमने dm मान लिया, तो dm इक्वल क्या आ जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इसका सरफेस एरिया इंटू dx इंटू रो। अब किसी एक हॉलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 dm इंटू r की जगह पर क्या है, इसकी रेडियस x है तो x स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो i इज इक्वल टू 2/3 dm की जगह आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, रो की जगह पर लिख देंगे 3m/4 पाई r क्यूब और x स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, तो ये i इक्वल हो गया m/2m/r क्यूब x की पावर 4 dx। अब हमें क्या करना है कि पूरे स्फीयर का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये चीज यहां से शुरू हुई है यानी कि 0 से, और कहां तक जा रही है, स्फीयर के सरकमफ्रेंस तक जा रही है, उसके आउटर पार्ट तक। तो 0 से लेके r के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ गया 2m/r क्यूब x की पावर 5/5 0 to r। इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाता है 2m/r क्यूब r की पावर 5/5, ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो इसको i कह दें, या आप इसको हम id भी यूज कर लें कि अलोंग डायमीटर, तो 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों ये तो पहला तरीका था जो ज़्यादा सिंपल था। अब एक दूसरा तरीका भी देखते हैं, उस तरीके से भी इसका mi हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब सॉलिड स्फीयर का डायमीटर हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलावा तो हम दूसरी मेथड से निकालते हैं। ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, चाहे आप यहाँ से डालें, ऑलवेज क्या होगा, सेंटर से जाएगा, तो डायमीटर ये हो गया आपका। तो अब अगर इसको हम कट करें, इस बॉल को, ये जो भी एक सॉलिड बॉल है, इसको अगर हम कट करें तो इसको कट करने पर क्या होगा, जैसे हमने हॉलो स्फीयर को जब कट किया था तो हमें रिंग्स मिली थी इस तरह की। अब की बार हमें क्या मिलेंगे, इस तरह की कुछ मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, डिस्क। तो ये अलग अलग आकार की डिस्क मिलेगी। देखो इसकी रेडियस कम है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, ऐसी और सरकमफ्रेंस की ओर जाएंगे, जब यहाँ की ओर जाएंगे तो और छोटी मिलती जाएगी। हमने यहाँ से इसको ऐसे कट करना शुरू कर दिया तो इसमें मिल गई डिस्क। अब इस डिस्क की क्या है, अपने आप में एक थिकनेस भी है, और हर एक डिस्क की रेडियस अगर हम देखें तो ये वेरी कर रही है, ये वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में सॉलिड स्फीयर को कई सारी डिस्क से बना हुआ मानेंगे। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक डिस्क हो गई, यहाँ की डिस्क की रेडियस सबसे कम और ये यहाँ तक बढ़ेगी, फिर
डिक्रीज करना शुरू कर देगी। सपोज फिर वही चीज़ है, इसकी रेडियस को हम आर मान लेंगे, मास एम, डेंसिटी रो, और रो इज इक्वल टू हमारा जैसे आया था 3m/4πr³। अब जो ये डिस्क बनी है इसकी थिकनेस या मोटाई को हमने ले लिया dx, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं इसके सेंटर से, ये इसकी रेडियस हो गई r, और ये डिस्क की रेडियस हो गई y। तो हम क्या करेंगे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अलाउंग, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से निकालेंगे ना, यहाँ से कुछ इस प्रकार से कि ये जाएगी सेंटर से, ये तो इसको निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो डिस्क के मास की जरूरत है, तो इस डिस्क का जो मास हो जाएगा dm, वो क्या हो जाएगा पाई y² इंटू dx इंटू रो। अब इस पे भी और आगे इसको सॉल्व कर लें कि पाई y की जगह क्या आ जाएगा √r² माइनस x², तो उसका स्क्वायर करेंगे तो r² माइनस x² dx, रो की जगह पर 3m/4πr³। तो पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा जो dm है ये आ गया 3m/4r³ r² माइनस x² इंटू dx। अब इसका डायमीटर के नहीं, उसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस हम mi निकालेंगे, तो वो तो आ जाएगा dm इंटू y², y की रेडियस है बाई 2। इसको और सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, अगर dm की जगह पर आ जाएगा 3m/4r³, फिर r² y² हो गया, ये ऑलरेडी था, तो r² माइनस x², एक इसका आएगा तो ये होल स्क्वायर हो गया इंटू dx। अब ये है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो एक डिस्क के थ्रू है। अब हमारी डिस्क कहाँ से बननी शुरू हुई है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, तो अगर हम इसको पॉजिटिव x मान लें, इसको नेगेटिव मान लें, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं r,0 और इसके हो जाते हैं -r,0। तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लग जाएगी -r2 + r। इसको अब हम लोग i की जगह पर id भी कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर के अलाउंग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाता है 3m/4r³ इंटू -r से r, इसका होल स्क्वायर कर लें, r की पावर 4, x की पावर 4, 2r² x² इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो id इज इक्वल टू 3m/4r³, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4x, x की पावर 5/5, 2r² x³/3 -r2r। अच्छा, इसमें एक काम और हो सकता था, या तो ये लंबी प्रोसेस है, इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। अगर हम इसी स्टेप से बचना चाहते हैं तो वो तरीका क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, x की जगह पर अगर हम -x रख दें तो ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 × 0 to r, और इसमें ये 2 और था, यहाँ पे 2 और आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती थी इंटीग्रेशन की, आपको याद होगी -a to a fx इज इक्वल टू 2 × 0 to a fx dx। तो लंबी प्रोसेस से बचने के लिए हम इस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3m/8r³। और अब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो लिमिट, पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं, 0 to r, r की पावर 4, x की पावर 4, 2r² x² इंटू dx। तो ये कैंसिल, 4 आ गया, तो 3m/4r³, r to the power 4x, x to the power 5/5, 2/3r² और x³। तो इससे हमें सुविधा क्या होगी कि हमें दो बार वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। यही हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का फायदा होता है, और हमें जब पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, तो हम एक टीडीएस प्रोसेस से बच गए। तो ये तो हो गया r की पावर 5, जब इसमें r रख देंगे। नेक्स्ट r की पावर 5/5 माइनस 2/3 r टू दी पावर, ये भी 5। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका
आई डी इज इक्वल टू 3m/4 r³। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 15 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 5 3 या 15, तो 15 r⁵ प्लस 3 r⁵ माइनस 3 5 या 10, 5 2 या 10, तो ये समथिंग इतना आ गया। तो 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 8 10, 8 हो गया। तो ये बन गया आपका आई डी इज इक्वल टू 3m/4 r³ इंटू r⁵ इंटू हो जाएगा आपका 8/15। तो 3 5 या 15, 4 2 या 8, और ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो इसका आईडी आ गया 2/5 m/²। तो बच्चों ये भी एक दूसरी टेक्निक थी जिसमें हमने डिस्क से मिलकर बनाया। अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें टेंजेंट के अक्रॉस निकालना हो तो उसको भी सिंपल अभी कर लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये तो डायमीटर के अलोंग था। अब अगर हम, ये हमारी एक टेंजेंट होगी एक तरह से समझे तो, अब ये क्या है, डायमीटर के पैरेलल होगी। चाहे आप, अगर आप डायमीटर को ऐसे ही ले लें तब भी कोई ना कोई तो उसके पैरेलल तो आएगी। तो अब अगर हमें इसका किसी टेंजेंट के पैरेलल निकालना हो, मान लिया कि सपोज कीजिए कि ये स्फीयर है और हमें इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये जो टेंजेंट है ये किसी ना किसी डायमीटर के तो पैरेलल होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस r होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। मान लिया इसको हमने I1 कह दिया और ये ID है, तो I1 इज इक्वल टू ID प्लस m/²। तो I1 इज इक्वल टू 2/5 m/² प्लस m/²। तो ID इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/5 m/²। ये तो टेंजेंट के अक्रॉस होगी। आप चाहें तो टेंजेंट के अलावा भी, अगर सपोज यहाँ से कहीं अंदर भी कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, उसके अलोंग भी निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि उसके डायमीटर से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। अब हम इसकी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर ये रोल करते हुए आ रहा हो, अब इसका भी सिंपल है, जब ये स्फीयर कहीं रोल करेगा तो ये देखिए ये किसके अलोंग कर रहा है, डायमीटर के अलोंग रोल कर रहा है, चाहे कैसी भी करे, जैसा कि हमने सारे केसेस में पढ़ लिया। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी KE, वो क्या हो जाएगी, जब ये रोल करते हुए जाएगा किसके अलोंग, अपने डायमीटर के अलोंग, तो K इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो फिर वही मान लीजिए, मान लिया इसका मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस हम r मान लेते हैं, तो हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। तो इसको आप ID भी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर के अलोंग रोलिंग है। तो 1/2 2/5 m/² और ओमेगा की जगह पर v²/r², ये कैंसिल हो गए। तो ये आ गया K इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/5 mv²। तो ये आ गया आपका 10 और ये आ जाएगा 7। तो 7/10 mv² इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको सॉलिड स्फीयर का MI निकालना, जो दोनों विधियां मैंने बताई उससे समझ में आ गया। उसका एक तरीका, एक मेथड इसकी और हो सकती है, उस पर कभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इस पर आप अभ्यास कीजिए। और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि जब ये किसी इंक्लाइन प्लेन से गिराए जाएंगे तो कौन सबसे पहले अर्थ पर पहुंचेगा। अगर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, डिस्क और रिंग सब सेम रेडियस की अगर लेके चलें तो कौन अर्थ में सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।